फ्रेंड्स, इंग्लिश की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ग्रामर से रिलेटेड देने जा रहा हूं। तो जो बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं या जो बच्चे इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं वो जरूर ध्यान दें। देखो, आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो व्हाट का जवाब देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो हुम का जवाब देता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो व्हाट का जवाब देता है वो नॉन लिविंग थिंग को दर्शाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है जो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और बच्चों, अगर वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट आता है, यदि वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट आता है तो चाहे वो व्हाट का जवाब दे चाहे हुम का जवाब दे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। लेकिन यदि एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसमें एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। यदि हम इनडायरेक्ट को, सभी बच्चे ध्यान दें, यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो इसके बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता। जैसे कि मैंने कहा आई टोल्ड हिम इंग्लिश, मैंने लिखा आई टोल्ड हिम इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाई, ठीक है। अब मैंने उसे क्या पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, तो व्हाट का जवाब आ रहा तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसको पढ़ाई, हिम को पढ़ाई, तो ये हुम का जवाब आ गया, ठीक है कि नहीं है। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन यदि डायरेक्ट आप पहले लिखते हैं इनडायरेक्ट बाद में लिखते हैं तो हमें प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है। जैसे कि मैं कहूं आपसे आई टोट इंग्लिश, आई टोट इंग्लिश टू हिम, मैंने उसको अंग्रेजी पढ़ाई, तो मैंने अगर पहले डायरेक्ट लिखा बाद में इनडायरेक्ट लिखा तो टू प्रीपोजिशन लगानी मुझे पड़ती है। तो इसमें टू भी आता है, एट भी आता है, फोर भी आता है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट की पहचान होती है। और याद रखना, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट से पूरी तरह अलग होता है। जैसे कि मैंने कहा आई बॉट एन इंग्लिश बुक, मैंने एक अंग्रेजी की किताब खरीदी, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट डे मैंने एक अंग्रेजी की किताब खरीदी, तो ये यहाँ पे किताब क्या खरीदी, किताब खरीदी। तो इंग्लिश बुक जो है वो आई से कहीं मैच नहीं करती है। आई और इंग्लिश बुक दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट दिखता नाउन की तरह ही है, ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन के रूप में आता है और कॉम्प्लीमेंट भी नाउन के रूप में आता है। तो हम फर्क कैसे करें, तो सबसे मोटा फर्क तो ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो लिंकिंग वर्ब के साथ में आता है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो लिंकिंग वर्ब के साथ में यूज होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये होती है, यह सब्जेक्ट से लिंक करता है, यह सब्जेक्ट से लिंक करता है, यानी कि ये सब्जेक्ट का ही एक रूप होता है, इसलिए इसको रूपक भी कहा गया है। जैसे कि मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो यहां देखिए जो टीचर है वो कौन है, आई क्या है, टीचर, यानी जो टीचर है वही आई है, आई है वही टीचर है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यहां पे दोनों में डिफरेंस है। आई बुक नहीं है इंग्लिश बुक, और बुक आई नहीं है, लेकिन यहाँ आई ही टीचर है और टीचर ही आई है, इसीलिए यहाँ पे टीचर को कॉम्प्लीमेंट कहा गया है। और दूसरा ये है कि एम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करती है, जिसमें बी की जो फॉर्म होती है, याद रखिए बी की फॉर्म इज, एम, आर और वाज, वर, ये लिंकिंग वर्ब्स होती है। ये ध्यान रहे, इज, एम, आर और वाज, वर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करती है, एक लिंकिंग वर्ब के रूप में भी काम करती है। अगर इज, एम, आर व वाज, वर के बाद आईएनजी आ जाता है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। लेकिन इज, एम, आर व वाज, वर के बाद में अगर कॉम्प्लीमेंट आता है, अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो ये लिंकिंग वर्ब का काम करती है मेन वर्ब में, ये मेन वर्ब में लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। इसी क्योंकि वर्ब तीन तरह से डिवाइड की गई है, डायनामिक जो फिजिकल एक्शन को दिखाए, स्टेटिव जो स्टेट व पोजीशन को दिखाए, लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है वह लिंकिंग वर्ब कहलाती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। आप इसी तरह से इसकी तैयारी करें। और ग्रेड की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, याद रखिए एक ही नंबर आपको सिलेक्शन से हटा भी सकता है, सिलेक्शन दिला भी सकता है। तो उस एक नंबर के लिए आप मेहनत करो, और वो एक नंबर लाने के लिए जरूरी है कि आप ऑथेंटिक जो ग्रामर की किताबें हैं, ऑथेंटिक चीजों से आप इसकी तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और अपने टीचिंग में और अपने पढ़ने में परफेक्शन को लाइए। अगर वो परफेक्शन नहीं आ रहा है आप में
तो आप सिलेक्शन भले ही ले लेंगे, लेकिन एक अच्छे इंग्लिश के टीचर नहीं बन पाएंगे। अच्छे इंग्लिश के टीचर बनने के लिए आपको परफेक्शन लाना होगा। वो परफेक्शन तभी आएगी जब आप बेटर किताबों से इसकी तैयारी करोगे। बच्चों, हमारे यहाँ पे ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की क्लासें लग रही है, कंटिन्यू चल रही है, और हमने अब टेस्ट सीरीज भी हमने शुरू कर दी है। तो जिन ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों को अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो जरूर ज्वाइन करें और एक बार आकर के जरूर कोचिंग में प्रवेश ले और अपने आप को 2025 में इंग्लिश टीचर के रूप में देखिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।